कि दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, तुमसे प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आषाढ़ का एक दिन। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा, ज़ख्म पे ज़ख्म खाते रहिएगा अपनी मोहब्बत, अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तो आषाढ़ का एक दिन, जैसा कि आप जानते हैं, मोहन राकेश का लिखा गया नाटक है। आधुनिक हिंदी नाटककारों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, मोहन राकेश का आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आषाढ़ का एक दिन के बारे में जान लेते हैं। 1958 में आप जानते हैं कि पहले लहरों का राजहंस है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगा गया था। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में एक आपका उनका नाटक आधे अधूरे है वो लगा हुआ है। और अब की बार आषाढ़ का एक दिन जैसे थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की है, तो बहुत ही शानदार छोटा सा नाटक है। तो चलिए, आषाढ़ का एक दिन है दोस्तों 1958 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। 1959 में इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो मिला था। 1971 में इस पर मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें ज़रूरी है। इसके बाद में हम जानते हैं कि इस नाटक में 3 हमारे दोस्तों खंड हैं। 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड में हम देखते हैं कि ये कालिदास जो कि हम कवि के रूप में जानते हैं, उन पर ये आधारित नाटक है। उनकी कला और सृजनशीलता के मध्य में सत्ता यानी राजाश्रय और कला के मध्य के जो द्वंद्व है उसको इस नाटक में दिखाया गया है। और ये द्वंद्व कालिदास का द्वंद्व ना रह करके आधुनिक मानव का अंतर्द्वंद्व बन जाता है। यही इसकी सबसे सफल परिणति है। तो 3 अंक हैं, जिनमें 3 अंकों में सबसे पहले तो नेमीचंद्र जैन ने इसकी समीक्षा लिखते हुए कहा है कि ये क्या है, एक यथार्थवादी नाटक है। यथार्थवादी नाटक है और इसे आधुनिक यथार्थवादी नाटकों की शुरुआत भी, सच्चे रूप में शुरुआत भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की बात नेमीचंद्र जैन जो कि प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, उनका आलोचनात्मक जो विश्लेषण है वो पीडीएफ में भेज दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वो पीडीएफ है देख सकते हैं। पूरा का पूरा नाटक आपको मिल जाएगा ग्रुप में। इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 खंड हैं दोस्तों। पहले खंड में हम देखते हैं कि कालिदास है। कालिदास अपने गांव में कला लेखन में लगा हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उसने लिख रखी हैं। यानी कि जो आपका मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, इस प्रकार की रचनाएं हैं। और उसकी जो गूंज है वो उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच चुकी है और उसकी रचनाओं को विशेष सम्मान के साथ में वहाँ पर पढ़ा जाता है। उज्जैनी के लोग हैं, राज दरबार हैं या जो भी हैं, वो चाहते हैं कि कालिदास हमारे यहाँ पर आ जाए, राजकवि का पद स्वीकार कर ले, लेकिन कालिदास नहीं जाता है। बार बार उसको बुलावा आता रहता है। अंत में वो यानी हट कर के बैठा है। अंत में निक्षेप है जो कि इसका पात्र है, वो मल्लिका को मनाता है कि भाई तुम इसके लिए कुछ करो। मल्लिका कौन है? मल्लिका दोस्तों इस नाटक की नायिका है और कालिदास की क्या है, प्रेमिका है। मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और सच्चा प्रेम करती है, कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती है। आखिर में उसकी बात को मान करके कालिदास उज्जैनी चला जाता है। उज्जैनी में उसे प्रतिष्ठा है, गौरव है, हासिल हो जाता है। मल्लिका अब भी कालिदास की रचनाओं को वहाँ से मगा मगा करके पढ़ती है। लेकिन कालिदास सत्ता के दरबारी बनकर के और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद में अपनी सृजनशीलता को खो बैठता है।
तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात हमारी इस नाटक के माध्यम से सामने आती है कि राज्याश्रय में केवल चाटुकारिता लिखी जा सकती है, सच्चे साहित्य का सृजन संभव नहीं है। मल्लिका है, उसके ब्रेह में जलती रहती है, वहाँ पर उसका विवाह है एक राजकुमारी या कहिए बहुत ही सुंदर लड़की प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। तो पहले अंक में भी क्या है, कालिदास मल्लिका को छोड़ करके चला जाता है। दूसरे अंक में देखते हैं कि भाई कालिदास है वो कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है और कालिदास अपनी प्रियंगु मंजरी और कुछ अपने सैनिकों के साथ में या परचरों के साथ में मल्लिका के यानी पहले अपने गांव के साथ है, गांव से होकर के निकलता है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने जाती है लेकिन कालिदास मिलने नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी वो क्या है, मल्लिका को छोड़ देता है। तीसरे अंक में हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा के मरने के बाद कालिदास है वो कश्मीर की स्थिति को छोड़ करके मल्लिका के पास उसी प्रेम को पाने की आशा में लौटता है, भागा आता है, लेकिन वो देखता है कि मल्लिका है वो तो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है, उसने विलोम के साथ में विवाह कर लिया है। विलोम दोस्तों इस नाटक में खलनायक के रूप में उभर कर के सामने आता है। तो जीवन का, प्रेम का और भावावेशों का कितना महत्व है, अंतर्द्वंद क्या है, कालिदास को बड़ा बनाने के लिए कालिदास को और मल्लिका को कितना बलिदान करना पड़ता है, ये इस नाटक में हमें दिखाया गया है। तो ये हम अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोहन राकेश की जो भूमिका है वो हम 2 शब्द पढ़ लेते हैं और भी बीच बीच में आपको मैं बताता चलूँगा। कुछ पात्र जैसे मैंने आपको बताए इस नाटक में पात्र कौन कौन हैं। मल्लिका है जो कि कालिदास की नायिका कह लीजिए। इसके अलावा कालिदास है जो कि मातृगुप्त नाम से क्या बन जाता है, उज्जैनी में बन जाता है और कश्मीर का राज्यपाल बन जाता है। एक है विलोम जो इसका प्रतिनायक कह लीजिए कालिदास का, या फिर इसको खलनायक कह लीजिए। इसके अलावा एक पात्र है निक्षेप है। इसके अलावा एक पात्र है मातुल जो कि कालिदास का क्या है, मामा है जिसने कालिदास को पाला है और सफल चाटुकार है, कालिदास को उज्जैनी बुलाने के लिए खूब प्रयास करता है। इसके अलावा अंबिका है जो कि मल्लिका की कौन है, माँ है, रंगड़ी संगड़ी हैं, कुछ अधिकारी हैं। इस प्रकार के कुछ एक बहुत ही संक्षेप में इसके पात्र हैं। तीनों खंडों में बहुत ही दोस्तों तीव्र परिणति के साथ में ये प्रश्न चिन्ह छोड़ करके नाटक समाप्त होता है। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जिस तरह से प्रश्न आने वाला है आप जानते हैं कि उस तरह की तैयारी मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा। पूरा नाटक आपको टिप्स पे याद हो जाएगा, कौन का कथन किससे है। गोदान उपन्यास जितने भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में रचनाएं लगी हुई हैं आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु ना तो हमारा जीवन उन शब्द उपलब्धियों की मांग करता है और ना ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हालांकि ये ऐतिहासिक कालखंड को जरूर दिखाता है कि भाई कालिदास है तो इतिहास की चीज़ें इसमें आई होंगी, लेकिन इतिहास की कोई चीज़ें आती नहीं है, केवल परिस्थितियों के माध्यम से ही उस युग के वातावरण को रेखांकित करने की, उद्धृत करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हिंदी रंगमंच के विकास से निस्संदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहाँ तहाँ बनवा दी जाएं, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। ये नाटक दोस्तों लेखन के हिसाब से या फिर मंचन के हिसाब से बहुत ही सफल नाटक है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के सहारे हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। यानी कि अब तक जो भारत में नाटक रंगमंच चले आ रहे हैं
वो पाश्चात्य रंगमंचों का ही क्या है, एक अनुसरण है। तो ये नाटक है वो चाहता है कि भारतीय और पाश्चात्य रंग की एक मिश्रित नाटक परंपरा का क्या करे, विकास करे। 1958 में ये भूमिका मोहन राकेश लिख रहे हैं। तो चलिए अब सीधे नाटक पर आते हैं। 4-5 क्लासों में ये नाटक हमारा समाप्त हो जाएगा, आराम से पढ़ेंगे तब भी। तो देखिए सबसे पहले पात्रों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंबिका गांव की एक वृद्धा है और मल्लिका की क्या है, माँ है। मल्लिका उसकी पुत्री है। कालिदास कवि है। धनतुल क्या है, राजपुरुष हो गया। मातुल कवि मातुल हो गया, यानी उसका मामा हो गया। निक्षेप ग्राम पुरुष हो गया। विलोम हो गया ग्राम पुरुष हो गया, यानी कि ये भी क्या है, मल्लिका वगैरह से प्रेम है, उससे शादी वगैरह करना चाहता है। अंबिका भी इसके पक्ष में है। रंगड़ी नागरी हो गई, संगड़ी भी नागरी हो गई। अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। प्रियंगु मंजरी कौन हो जाएगा दोस्तों, ये राजकन्या हो जाएगी। और जो कालिदास जब उज्जैनी चला जाता है तो उसका विवाह कालिदास से, इसका विवाह कालिदास से हो जाता है। अब चलिए पहला अंक है, हम देखते हैं। अब देखिए इस नाटक का नाम क्या है, आषाढ़ का एक दिन। थोड़ी सी आपको सुनना पड़ेगा कि आषाढ़ का एक दिन भारतीय परंपरा में या भारतीय नववर्ष में वर्षा ऋतु है, उसका जो पहला महीना है वो आषाढ़ ही होता है दोस्तों। जैसा कि आपने 12 मासा का वर्णन भी पढ़ा है, जयसी का चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा। तो आषाढ़ के मास से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। और कालिदास का नाटक है मेघदूत। मेघदूत है वो भी दोस्तों आषाढ़ के महीने से ही शुरू होता है। अब मोहन राकेश ने लहरों का राजहंस में समीक्षा में लिखा था कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो कालिदास ने यक्ष के माध्यम से जो विरह वर्णन लिखा या मेघदूत की सृष्टि की है, वो कहीं ना कहीं कालिदास के अपने अंतर का ही क्या है, उद्धरण है। कालिदास यक्ष की व्यथा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि अपनी ही किसी न किसी व्यथा को लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, आषाढ़ का एक दिन, जिस आषाढ़ के एक दिन से शुरुआत इस नाटक की होती है, उसी आषाढ़ के एक दिन से इस नाटक की समाप्ति होती है। आषाढ़ का एक दिन से देखिए शुरुआत हो रही है, पढ़ेंगे। और जब अंत में कालिदास राज्यपाल पद को छोड़कर या कश्मीर को छोड़ कर के आता है, तब भी आषाढ़ का वही दिन होता है, वर्षा वगैरह हो रही होती है। तो उसी परिस्थिति में नाटक की समाप्ति होती है। अब देखिए थोड़ी मैं आपको कुछ एक अनुश्रुति बता देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है जब कालिदास ने बड़े बड़े काव्यों की रचना करी थी। हालांकि ये सच्ची है या गलत है, लेकिन मैं आपको जोड़ करके थोड़ा एक्स्ट्रा इसको बता रहा हूँ कि कालिदास ने क्या लिखा था, कुमार संभवम नाटक लिखा था। ठीक है, कुमार संभवम नाटक लिखा था। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई कालिदास की रचना शक्ति है वो क्यों विलुप्त हो गई, कि कुमार संभवम में क्या लिखा था उन्होंने, जो शिवजी के बेटे हैं कौन, कार्तिकेय, उनके जन्म का, यानी शिव की और पार्वती की क्या है, काम क्रीड़ा का उन्होंने वर्णन किया था। और पूरे कुमार संभव यानी कार्तिकेय कैसे पैदा हुए थे उसका वर्णन उसमें लिखा था। और जैसे ही उन्होंने भगवान के या देवी देवताओं के जो भी है विलास का उन्होंने या काम क्रीड़ा का वर्णन उन्होंने किया, तो कालिदास की जो बुद्धि है वो हरित हो गई, यानी कि कालिदास की लेखनी कुंद हो गई और फिर उनसे कुछ भी ना लिखा गया। तो ऐसा है, वो एक अनुश्रुति है वो चली आती है। उसी के समानांतर इस नाटक की रचना की गई है, लेकिन उस कारण को ना मान करके इसमें वो कारण क्या बताया गया है कि कालिदास है जो पूरा सृजन शक्ति से समृद्ध है, बड़े बड़े उसने क्या है नाटक लिख रखे हैं। ठीक है, और उज्जैनी है वो उसको बना करके दरबारी बनाना चाहती है और वहाँ पर क्या है उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहती है। कालिदास वहाँ चला जाता है, लेकिन राज्याश्रय में पढ़ कर के जब उसको मान और प्रतिष्ठा मिल जाती है तो आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन अपनी जो वास्तविक सृजन शक्ति है उसको खो देता है। अब कालिदास जीवन भर इसी सृजन शक्ति को पाने के लिए छटपटाता रहता है। प्रियंगु मंजरी से शादी होती है, वो भी उसको पूरी तरह मल्लिका बनने का प्रयास करती है, उसके आसपास उसी के गांव जैसा परिवेश बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कालिदास नहीं, दोबारा से उस सृजन शक्ति को नहीं पा पाता है। और वो कश्मीर भी जाता है, लेकिन अंततः उसका द्वंद्व उभर करके उसको तोड़ देता है और वह वापस से मल्लिका के पास, कि शायद सब कुछ मैं दोबारा से ठीक कर सकूं, मल्लिका के पास में दौड़ा चला आता है। तो ये, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अंत में जब उसे कुछ नहीं मिलता है तब वो वापस के लौट जाता है।
तो एक सृजनशील व्यक्ति को किस तरह से अपनी सर्जना, बहुत सृजन शक्ति है, बहुत ही मामूली, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ होती है, तो उसकी कैसे रक्षा करनी है। क्योंकि आप देखिए जितना भी आदमी बड़ा हो जाता है तब उसकी जो सृजन शक्ति है वो वास्तव में विलुप्त हो ही जाती है। फिर वो लिख नहीं पाता है क्योंकि आपसी जो भगादौड़ है, चकाचौंध है, इस प्रकार की हो जाती है। तो इसी द्वंद्व को यहाँ पर उभारा गया है कि आप क्या है कि जो सृजन शक्ति है उसका अपने वातावरण से, अपने लोगों से, जिस तरह जहाँ पैदा हुआ है उससे बहुत कुछ संबंध होता है। तो देखिए पहले अंक में हम देखेंगे दोस्तों, पर्दा उठने के पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द। जो पर्दा उठने के अनंतर यानी बाद भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ यानी कि कमरा, दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। स्वस्तिक क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्वस्तिक का चिन्ह होता है, स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। यानी कि द्वार खुला हुआ है और उस खुले द्वार में उस प्रकोष्ठ यानी उस कमरे में बिछे हुए तल्प यानी कि पलंग का एक कोना ही दिखाई देता है बाहर से। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहले भाग में या जो वर्णन किया गया है तो वहाँ पर द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं, उन पर गेरू से और हल्दी से क्या क्या चिन्ह बनाए गए हैं, किस किस की आकृति बनाई गई है? कमल और शंख की आकृति बनाई गई है। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक ओर चूल्हा है, आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ यानी कि घड़े हैं रखे गए हैं जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। कुशा यानी घास वगैरह से ढक कर के क्या रख दिए? ऊपर पत्थर रख दिए हैं। झरोके से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ की छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। छाछ यानी दोस्तों सूप वगैरह है जिसमें फटका जाता है। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। देखिए अंबिका की माता का जो मल्लिका है उसकी माता का नाम है क्या? अंबिका। बहुत ही यथार्थवादी दृष्टि ये रखती है, ठीक है। और उसे कालिदास कवि है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, तो कालिदास और मल्लिका के प्रेम को वो क्या है? नकार देती है और उसे लगातार छोड़ने की बात है वो कहती है। जब कालिदास है वो चला जाता है कहाँ पर? उज्जैनी के लिए, तब भी मल्लिका को काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास करती है। कुछ बुरी बातें भी कहती है कि भाई वो नहीं आएगा, इस प्रकार तू उसके अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रही है। लेकिन मल्लिका है वो बहुत बड़ा बलिदान कालिदास को बनाने के लिए दे देती है। नहीं तो कालिदास को शायद उज्जैनी वगैरह नहीं जाता, शायद कालिदास हमारे सामने आया भी नहीं होता। इस बात को इस नाटक में इस तरह से दिखाया गया है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, धारा से आनंद लगातार या मूसलाधार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं। पहाड़ की नीचे की जो स्थिति होती है उपत्यका, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। बकुल पंक्तियाँ माने बगलों की पंक्तियाँ। तो जब बगलों की पंक्तियाँ हैं वो उड़ने लग जाती हैं तब ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु की शुरुआत है वो होने वाली है। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। आगे चलते हैं।
सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ? तो ये मल्लिका है वो अपनी माता से पूछ रही है। इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। जुड़ा जाना मतलब शरीर को ठंड लग जाना। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। तल्प यानी वही पलंग पर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए? अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक, यानी कि क्या अंशुक माने हो जाएगा दुपट्टा, भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदें पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती हैं। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं। बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। नील कमल की तरह कोमल और तो क्या कह रही है? देखिए, मल्लिका के शब्द सुनाई दे रहे हैं तो क्या कह रही है? नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गुनगुनाने लगती है। कुबले कुबले दल नीले नीलई रुन्नी तेस्तोए नम्रे, गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ, यहीं रहने दूँ। मृदु पवन विधुतेर मंदई मंदई चलद्यति, अपहृतमिव चेतस्तो यदि सेन्द्र चापई पथिक जन बधूनाम तद्वियोगा कुलानाम। तो देखिए, ये जो मल्लिका है जो गीत गा रही है वो असल में किसकी है? ऋतु संहार कालिदास के द्वारा रचित है। ऋतु संहार के वर्षा ऋतु वर्णन की क्या है, एक श्लोक है जिसमें कहा जा रहा है कि कुबले दल नीले रुन तेस्तुए विनम्र है, कि नीले कमल के पत्तों के समान, नीले और ऊंचे, और किसके? जल के, तोय नम्र, जल के भार से झुके हुए, मृदु पवन विधुतैर मंद मंद है, और मंद पवन से धीरे धीरे क्या चल रहे, अपहृत मिव चेतस्तु यदय, और वो क्या कर रहे हैं? पथ को सेंद्र चापे, यानी किसके समान? इंद्रधनुष से युक्त जो मेघ हैं वो विरह में तद्वय योगा कुला नाम, यानी वियोग से व्याकुल पत्नियों की, वधुओं के मन का क्या कर रहे हैं? हरण कर रहे हैं, यानी कि उन्हें प्रियतम की याद दिला करके उनको दुखी कर रहे हैं। कि जो नीले कमल यानी कुबले के समान क्या हैं? जल के भार से झुके हुए हैं और मंद पवन से धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसे इंद्रधनुष के समान मेघ या बादल ब्रह में व्याकुल पथिकों की पत्नियों के मन का हरण कर रहे हैं, उनके मन को व्याकुल कर रहे हैं। बाहर आ जाती है। माँ आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मासल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो मल्लिका है वो अंबिका से कालिदास की ही बात कर रही है कि ऐसा कालिदास ही है जो इस प्रकार बादलों में खोया रहता है। आगे चलते हैं। अंबिका, देख रही हो
ना मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका को है कि जरूर ये क्या है, कालिदास वगैरह से मिल करके आई है, इसलिए इतनी नाराज सी वो रहती है। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। अंबिका, क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब अंबिका कहती है, मुझे सब अच्छा लगता है। छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। यानी वो कहती है कि तुम यहाँ रहती हो तब भी तो क्या है, तब भी तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तुम मुझसे कब बात करती हो। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रख आती है। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, यानी मुझे डांटती फटकारती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि मेरे रहते हुए भी मैं अकेली रहती हूँ। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? अंबिका, दूध ओटा दिया है, यानी कि गर्म कर दिया है। ओटाना एक हमारा देसी भाषा का शब्द मान लीजिए, ओटाना। शर्करा मिला लो, यानी कि शक्कर मिला लो और पी लो। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ। अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, मुझे अभी यानी कि और बहुत सारा काम करना है। आगे चलते हैं। मल्लिका, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसाती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है, रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो, ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कुछ ना कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? अंबिका, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। कुछ दूर कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षा में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई क्या आता है, समस्या, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी, तो देखिए किस में बीमारी, मल्लिका के पिता की मृत्यु है वो किस में हुई है, महामारी में हो गई है। तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ पर देखी थी। ये अंबिका कह रही है मल्लिका से। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं, ना जाने किस लिए आए हैं। यानी वो लोग हैं, सीधी सी बात है, कालिदास को लेने के लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे वहाँ से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर के लिए उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र आज लौट आया है। क्या कर रही है? अग्निमित्र है वो, लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है।
वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। तो ये कथन है वो आ सकता है। और यहाँ पर किसका कथन है, इससे ज़्यादा आएगा किसका किससे कथन है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मल्लिका का किससे कथन है, अपनी माता अंबिका से ये कथन है। अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है। मल्लिका सिर्फ झटककर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। अंबिका, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका पास की चौकी पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो, तुम मुझे समझाने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। अंबिका क्या कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझे नहीं सहा जाता। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। तो देखिए, बहुत ही इस कहानी, इस नाटक का बहुत ही क्या है, सबसे मल्लिका का सबसे शानदार आपका क्या है ये कथन है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनुस्वर है। तो ये कथन है किसका है, मल्लिका का है। किससे है, अंबिका से। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर हैं। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। भावना में भावना का वर्णन है। तो यानी कि देखिए, यहाँ पर अंबिका की यथार्थवादी दृष्टि हमें एक माँ के रूप में सामने आती है कि वो चाहती है कि कालिदास तो क्या है, निठल्ला, क्या ग्रंथों में लिखता पढ़ता रहता है, इसके पास में मल्लिका के जीवन को संभालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो नहीं चाहती कि मल्लिका इस कालिदास से क्या करे, इसके साथ में रहे या इससे शादी वगैरह करे। वो एक अच्छा सुयोग्य वर, जो इसको क्या है, पैसे वगैरह से जो मतलब उसकी रक्षा कर सके, ठीक है, पालन लालन कर सके, ऐसा एक वर है वो चाहती है। और इसी के लिए वो मल्लिका की शादी वगैरह है कहीं और करवाना चाहती है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती हैं माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका, होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, कालिदास के बारे में कहा जा रहा है। तो गांव के लोग भी हैं, कोई भी बेफालतू लगा रहता है कविता लिखने, कहानी लिखने, नाटक लिखने, तो उसकी क्या हंसी उड़ाते ही हैं। और मल्लिका की जिद के पीछे यही कारण है कि वो उज्जैनी जाने के लिए कालिदास से जिद करती है, अपने प्रेम का बलिदान करके भी, क्योंकि वह दुनिया को दिखा देना चाहती है कि तुम जो लोग कालिदास को कुछ नहीं समझते, अब देखिए उसका कितना सम्मान है, कितना बड़ा वो आदमी, कितना धन दौलत उसके पास हो सकती है। तो आगे चलते हैं। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा व्यवस्था की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं। मल्लिका, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर की ओर चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। तो ये अंबिका का कथन है कि माँ का जीवन है वो भावना नहीं क्या है, कर्म है। चली जाती है कि भावना से यदि मैं भी रहने लगूँ तो मैं कुछ काम ही नहीं करूँगी। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे, हरिण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो ये यहाँ से कथन है वो पूछा जा सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे,
हम कोमल आस्तरण पर, यानी आस्तरण होता है बिस्तर पर, पलंग पर बिछे हुए बिस्तर पर, गद्दे पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। कोमल दूर्वा, यानी कि जो दूर्वा होती है, क्या कोमल कोमल जो घास होती है, नई नई निकलती है, उसको कहते हैं दूर्वा। घास खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को बक्स से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट उस रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध के लिए पास आ जाती है। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। तो देखिए, यही तो वो कह रही थी, इसीलिए उसे पता था कि आज जो मल्लिका है भीग कर के आई है, ये वास्तव में सौंदर्य देखने के साथ साथ में कालिदास के साथ में भी थी। नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। यानी कि जो हरिण है, जिसके बाण से वो हरिण आहत हुआ था, वो दंतुल का ही बाण था। दंतुल, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। क्योंकि बादल हैं, बरसात हो रही है, तो खून तो क्या है, कब का पदचिन्ह वगैरह है वो मिट जाते हैं सारे कुछ, लेकिन खून है वो तो द्वार के बाहर पड़े हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो ये किसका कथन है? दंतुल का कथन है। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक शास्त्र यानी कि ज्योतिष शास्त्र को कहा जाता है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी?
कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। यह जानकर के आश्चर्य होगा कि शब्द और अर्थ है वो राजपुरुषों की क्या है, संपत्ति है। तो ये कालिदास का कथन है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य यानी इस पर्वत भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर क्या कर दो, रख दो, सुला दो। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका यानी कि उसकी माता आ गई है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है, संभवतः। दंतुल, संभवतः? तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो ये जो कथन है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का, तो ये जो कथन है मल्लिका का किससे है? दंतुल से है। आगे चलते हैं। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ पर आए हैं। तो देखिए, एक और पात्र का प्रवेश क्या है? वररुचि है, यानी वो किसके लिए आए हैं? वररुचि, कालिदास, पतंजलि वगैरह हैं, ये एक साथ के आदमी हैं। तो वररुचि आए हैं कालिदास को उज्जैनी ले जा करके उनका सम्मान करवाने के लिए। मल्लिका सुनकर के स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। मैं दूध से बहुत ना चुकी हूँ,
तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो। अंबिका, तुमने नहीं कहा दूध पी लो। मल्लिका का दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर के एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो मां कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। मैं कह चुकी हूं, मेरे सोचने विचारने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों मां, क्या तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। तो यहाँ पर स्वयं अपनी दृष्टि के बारे में जो अंबिका है वो बताती है कि अब मैं क्या हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, यथार्थ को भूल करके आंखें मूंद करके जीने वाली ज़िंदगी के मेरे दिन लद गए हैं। अब मैं केवल खुली आंखों से देखकर ही जो मुझे क्या लगता है हानि लाभ का, जो फ़ायदे नफ़ा का सौदा लगता है, मैं उसी को देखती हूँ। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कालिदास तुम्हारे लिए उचित वर है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है? अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्म सीमित है। तो देखिए क्या कह रही है अंबिका, कि कालिदास के बारे में कह रही है कि वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में उसे अपने सिवा उसे किसी और से मोह नहीं है। मल्लिका, अपने तक सीमित है और संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है, इसीलिए कि वे मातुल की गौएं ना हाँककर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यानी कि क्या कह रही है भाई, तुम उसके साथ में घूमती हो, कुछ भी करती रहती हो, डोलती फिरती हो, ठीक है, तो लोग बाग तो क्या है, अपयश डालते रहते हैं। तुम तो भले ही भले कुछ नहीं करो, लेकिन लोग बाग तो क्या है, लांछन लगाते रहते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। विवाह वगैरह कर ले भाई, ये उसकी अंबिका की क्या है, वास्तविकता में दिक्कत है कि विवाह क्यों नहीं कर रहा है फिर वो। मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। अंबिका, और अब जब उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा तब? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। यानी अब तो भाई उज्जैनी में सम्मान होने वाला है, राजकवि का आसन मिलने वाला है, अब तो वो कम से कम तुमसे विवाह कर सकता है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। तो देखिए सबसे बड़ा मल्लिका का कथन है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यानी कि अब तो कालिदास के पास में अभाव था, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा था। मान लीजिए कोई एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं, अब वो कहता है भाई मेरे घर वाले नहीं मानते, ये नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए वो लड़का नौकरी लग जाता है, लड़की है उसकी तरफ से नौकरी लग जाती है, वो कहती है, अब वो सोचता है कि अब तो मैं अब इससे मैं शादी वगैरह नहीं करूँगा। तो यही बात है कि अब तक तो कालिदास अभाव में था, लेकिन अब अभाव की पूर्ति हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, अब वो तुमसे वैसे नहीं कर पाएगा, शादी नहीं करेगा। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है।
अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। तो मल्लिका कहती है कि भाई आज जब कालिदास है वो जीवन में कुछ नया करना चाह रहा, तो मैं नहीं चाहती कि उसके सामने मैं विवाह का प्रस्ताव रखूं। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह का कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी के कोई आचार्य आए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, किंतु 2 रथवा है और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह को एक दोहित्र का पुत्र मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागने की बात कर रहे थे? भागने माने हो जाएगा दोस्तों भांजा। उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंस कहते हैं कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। क्या कह रहा है भैया? कि हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंस क्या कहते हैं, वंश के अवतार यानी कालिदास क्या कहते हैं, मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। तो ये कौन कह रहा है? कालिदास कहता है, जिसको मातुल बता रहा है। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। तो ये भी देखिए अच्छा कथन है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा, वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तो देखिए क्या कह रही है अंबिका कि सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। बहुत ही शानदार कथन है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य लोक नीति में क्या है, निष्णात है। कि भाई सम्मान मिल रहा है और भगभग करके सम्मान आप लेने पहुंच गए तो लोग समझेंगे गरहेत है भाई, कितना लालायत हो रहा है, लोभी है, लालची है। लेकिन एक आध बार नहीं करने से क्या है, और अधिक सम्मान उसके प्रति मन में जाग जाता है। तो अंबिका कह रही है तुम्हारा जो भांजा है वो इस लोक नीति में क्या है, निष्णात है, चतुर है। मातुल सहसा रुक जाता है। यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और बदल गया तो बदल गया, फिर रुक जाता है। तुम सोचो, सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना।
परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था, यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। मातुल मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल कालिदास की कविता, फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से एक आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर से देख कर के मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हों, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। किंतु निक्षेप कहता है, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। आप इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ करके ले आइए। कवि कुल शिरोमणि किसके लिए? कालिदास के लिए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ भी देखूं वहीं चोटी से पकड़ कर क्या करूं, उसकी हुलिया बिगाड़ दूं, क्या जो भी है। चला जाता है। निक्षेप मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? देखा है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाएं। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता। अंबिका, विचक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? विचक्षणता यानी अनोखापन। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है? तो ये अंबिका है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ एक नाटकों के यहाँ पर क्या है, चित्र हैं वो सजोए गए हैं। पीडीएफ आपको भेज दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस किस ने किरदार है। तो ये देखिए, ये अमरीश पुरी हैं जो, ठीक है, अमरीश पुरी निभा रहे हैं मल्लिका। तो जितने भी आपके हैं ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं।
थोड़ा सा ये और दोस्तों इस क्लास में हमारा पहला अंक है वो समाप्त हो जाएगा। लगभग 3 क्लास, बड़ी बड़ी 3 क्लास यहाँ पर बन पाएंगी। निक्षेप, निक्षेप देखिए क्या कहता है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ये कथन निक्षेप का आ सकता है। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका नहीं चाहता हूँ। एक थाली लाकर कुंभ में से उसे चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी कि मल्लिका एक तुम ही हो, तुम ही उनको समझा सकती हो। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि सब सर्प का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए बहुत शानदार कथन है निक्षेप का आ सकता है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई थी, व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है। निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य का कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास तो जो आज हैं जीवन भर वहीं रहेंगे। एक स्थानीय कवि, जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों बाद में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई हुई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कह रही है, मल्लिका कह रही है मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। मल्लिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप, बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। निक्षेप कहता है, मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भावना, ओहो। आंचल में मुंह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ क्षण और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अग्निकाष्ठ यानी कि क्या है, मसाल वगैरह लेकर के। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। तो देखिए क्या कह रहा है, विलोम कह रहा है, थोड़ा सा और है दोस्तों, सवा घंटे की क्लास बनेगी। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है और अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। दीपक जला दूं। अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सह्य नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है और कालिदास क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आंखों
मैं उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है किसके बारे में कहा जा रहा है? अंबिका के बारे में। कौन कह रहा है? विलोम कह रहा है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो, सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहीं पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ ना कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम सब यह कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है, और वह झरोकी की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय, क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंद का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। विलोम कह रहा है कि आज भाई तुम क्या है, तुमने जीवन भर छंदों का अभ्यास किया है, तो आज तुम गर्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें आज सम्मान प्राप्त होने वाला है। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्राह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्राह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं हैं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियाँ। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य, विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निस्संदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास है। तो क्या कह रहा है देखिए, मैं क्या हूँ? एक असफल कालिदास हूँ। तुम अब क्या बन गए? सफल बन गई। और कालिदास एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। तो ये कथन आ सकता है। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस
निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोके के पास से उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, आर्य विलोम, में इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक और पग आगे आ जाती है। आर्य विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दें कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या मल्लिका को साथ लेकर के, यानी शादी करके जाना है? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य हैं? परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। तो ये किसकी बात कह रहा है? विलोम के बारे में कह रहा है। ये कथन आ सकता है। अनधिकार प्रवेश में क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? तो कौन दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता था? तो विलोम। मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्नि काष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी और मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास कहता है, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मूलक कालिदास के मुख के निकट ले आता है, यानी किसको? अग्निकाष्ठ को। निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाती है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। कल मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पर डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग के साथ मुस्कुराता चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोके के पास चला जाता है। फिर उदास हो गए। कालिदास झरोके से बाहर देखता रहता है।
देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसे टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि में तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। तो यहाँ से कथन आ सकता है, कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर ठहरने लगता है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होोगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों से घिर जाया करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर उसी पृष्ठभूमि को मोहन राकेश उजागर कर रहे हैं कि भाई, जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी तो पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी, उड़कर आते मेघों से घिर जाया करूंगी। तो मेघों के माध्यम से वो संदेश भिजवाने की जो यक्ष की बात है कालिदास, तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलकें झपक कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसका हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर के लिए आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोके के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर के कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुणे हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका के पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरे आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला भाग, और इसके अगले पार्ट में हम दोस्तों पढ़ेंगे क्या, अंक हमारा 2 पढ़ेंगे, और इसकी जो समरी है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेरी हो या कमेंट हो, अच्छा बुरा, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।